हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैरी सील के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरी सील अगर आप देखेंगे ये किचन सेगमेंट में काम करते हैं। अगर आप और भी सेगमेंट करेंगे तो किचन का ये जो सिंक होता है वो सिंक में इसका सबसे अच्छा खासा मार्केट शेयर है और एक ग्लोबल का एक अच्छे खासे एक ब्रांड के अंदर आते हैं। अगर आप देखेंगे किचन सिंक में ये जो क्वार्ट्ज सिंक होता है वो इस क्वार्ट्ज सिंक बनाते हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी के अप्लाई करते हुए ये लोग क्वार्ट्ज सिंक बनाते हैं और इसका टोटल जो रेवेन्यू आते हैं इससे ऑलमोस्ट 50% जो रेवेन्यू इस क्वार्ट्ज सिंक से आते हैं। उसके साथ ये लोग स्टेनलेस स्टील का भी सिंक बनाते हैं, उससे भी 11% रेवेन्यू आते हैं। यानी इसका जो 100% रेवेन्यू है उनमें से अबव 60% रेवेन्यू इसका आते हैं सिर्फ सिंक से। और उसके साथ ये लोग किचन अप्लायंसेस भी बनाते हैं, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर, ओवन, इस तरह का बहुत सारे प्रोडक्ट भी ये लोग बनाते हैं। बिल्ड ऑन प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका प्राइस थोड़ा हाई होता है। उसके साथ ये लोग जो किचन का जो सिंक टैप होता है जिसे आपका फ्यूसिट कहते हैं वो भी ये लोग बनाते हैं। और उसके साथ अगर आप देखेंगे सरफेस टेबल भी ये लोग बनाते हैं, यानी क्वार्ट्ज या फिर ग्रेनाइट का जो सरफेस टेबल जिसके ऊपर कुकिंग करते हैं, जो खाना वगैरह बनाते हैं वो भी ये लोग सेल करते हैं। और अगर आप देखेंगे इसका जो प्रोडक्ट सेगमेंट है ये सब एकदम लक्सरी सेगमेंट में है। ये कोई मास प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। इसका अपने ब्रांड वैल्यू के रखते हुए ये लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो एकदम हाई वैल्यू प्रोडक्ट यानी लक्सरी सेगमेंट में ये प्ले करते हैं। ये कोई भी मास प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। उसके साथ ये लोग B2C में भी सेल करते हैं और उसके साथ इसका एक B2B वाला सेगमेंट भी है। B2B में ये लोग दूसरे OEM के लिए वाइट लेबल प्रोडक्ट बना के देते हैं, वो इसे ब्रांडिंग करके सेल करते हैं। और क्रिसिल का खुद का भी ब्रांड है, खुद के ब्रांड के अंदर भी ये लोग सेल करते हैं। ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू इसका आते हैं B2B और B2C से। उसके साथ ये लोग अगर आप जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे तो ये इंडिया में भी बिजनेस करते हैं। उसके साथ अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करते हैं, जैसे आपका USA, कनाडा, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, हर एक वर्ल्ड के हर एक कंट्री में, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में ये लोग अपना बिजनेस वगैरह करते हैं। तो इसका जो ब्रांड वैल्यू है बहुत ही तगड़ा है। उसके साथ बहुत सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये लोग या फिर जो उधर वो जो मार्केटिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ ये लोग टाई अप करते हैं और अपना माल वगैरह सेल करते हैं। मिडिल ईस्ट में भी ये लोग अपना माल वगैरह सेल करते हैं। तो ये हो गया इसका मोटा मोटी ओवरऑल बिजनेस लेवल एनालिसिस। उसके बाद हम Q1 FY27 का रिजल्ट देखेंगे और कॉल वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसका नंबर देखेंगे तो 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, EBITDA 27% से ग्रो किया है, पैट 40% से ग्रो किया है और EBITDA मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, 19 से बढ़कर हो चुका है 21% और मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, 10 से बढ़कर हो चुका है 12%। तो अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। ऑपरेटिंग लेवरेज जिसको मिला है, मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है। उसके साथ अगर आप इसका वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो इसका प्रोडक्ट वाइज अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे जो इसका जो क्वार्ट्ज सिंक है, क्वार्ट्ज सिंक जो इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है और एकदम लग्जरी प्रोडक्ट है, उसका वॉल्यूम ग्रो हुआ है ऑलमोस्ट 7%, 6 से 7%। मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है वो थोड़ा डाउन है। इसका मेन रीज़न दो है। एक है आपका सप्लाई चेन का इश्यू, क्योंकि आप देखेंगे आपका जो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस के वजह से सप्लाई चेन में थोड़ा डिले आ चुका है, लॉजिस्टिक सप्लाई उतना जल्दी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे उसका ऑर्डर बुक तो बहुत अच्छा खासा है लेकिन वो लोग टाइमली उसे सप्लाई या फिर ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है, ये एक रीज़न है। दूसरा है इसका UK वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने ये बताया है कि हमारा जो UK वाला सेगमेंट जो स्लो चल रहा था लेकिन अब वो स्पेस पकड़ रहा है, यानी अब डिमांड थोड़ा बैक आ रहा है। उसके साथ इन लोगों ने आपका USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस तरह का जो कंट्री में कुछ बड़े बड़े जो ब्रांड है उसके साथ कोलाबोरेट किया है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इस्तेमाल करके ये लोग अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे। मैनेजमेंट ने कहा है उस जो नया जो इन लोगों ने जो चैनल क्रिएट किया है उस चैनल के थ्रू इसके आगे आने वाले क्वार्टर में इसको अच्छा खासा ग्रोथ मिलने वाला है। और मैनेजमेंट ये भी बताया है उसके पास
जो डिमांड है, इस डिमांड के साथ वो लोग फुलफिल अपना डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से सप्लाई इसके पास थोड़ा कांस्टेंट है, यानी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। इसीलिए ये लोग अपना कैपेसिटी को रैपिडली ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका कैपेसिटी देखेंगे, क्वार्ट्ज सिंक बेसिन में इसके पास 1 लाख का कैपेसिटी था, लेकिन अब ये इसको बढ़ा के कर रहा है 2.5 लाख यूनिट पर एनम कर रहा है, और वो भी आपका कमीशन हो जाएगा Q4 ऑफ FY27 में। और ये लोग ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी अपना जो प्लांट है इसको कॉमर्शलाइज करने का। और उसके साथ अगर आप स्टेनलेस स्टील सिंक का देखेंगे, उसका भी इन लोगों ने Q1 में 70,000 यूनिट पर एनम इसका कैपेसिटी बढ़ाया है। तो इसके पास अभी टोटल कैपेसिटी हो चुका है 2.5 लाख यूनिट पर एनम। फिर अगर आप किचन अप्लायंसेस देखेंगे, उसका भी कैपेसिटी डबल हो रहा है, जो Q4 ऑफ FY27 में आ जाएगा। उसके बाद जो आपका जो सिंक जो कॉल होता है, जो टैप होता है, उसका भी ये लोग कैपेसिटी ग्रो कर रहा है। उसके साथ अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे जाएंगे, तो क्वार्ट्ज सिंक का भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है ऑलमोस्ट 88%। मैनेजमेंट ने कहा है कि आपका जून जुलाई में ये 90% तक चला गया है। स्टेनलेस स्टील का अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे, वो है 94%। तो इसके पास ऑर्डर जो है तगड़ा ऑर्डर है, लेकिन इसके पास कैपेसिटी उतना नहीं है, जो कि एज ए बिजनेस, एज ए शेयर होल्डर मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा है। क्योंकि अगर आपके पास डिमांड ज़्यादा रहेगा और आप सप्लाई चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डिमांड नहीं रहेगा तो ये बिज़नेस के लिए नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन डिमांड बहुत तगड़ा है, ये बिज़नेस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिर हम इसका गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि FY27 में ये लोग अपना रेवेन्यू को मिनिमम 15% से ग्रो करेंगे। और मैनेजमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस देता है, लेकिन मैनेजमेंट का जो टोन देख के लग रहा है ये 20% में अपना रेवेन्यू को ईजिली ग्रो कर सकते हैं। उसके साथ मार्जिन का भी गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट ने कहा 18 से 20%, यानी 20% में ये अपना EBITDA मार्जिन को ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग लग्जरी प्रोडक्ट सेल करते हैं। उसके साथ जो हाई एंड प्रोडक्ट, यानी हाई एंड मार्जिन वाला प्रोडक्ट पे ये लोग सेल कर रहा है, तो इसका मार्जिन भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। उसके साथ वॉल्यूम ग्रोथ का भी गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। मैनेजमेंट ने कहा है हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा वो 15% से होगा, जो कि बहुत ही अच्छे है। तो अगर आप गाइडेंस के हिसाब से देखेंगे, गाइडेंस थोड़ा कंजर्वेटिव है, लेकिन ये अच्छे है, ये हमेशा अपना गाइडेंस को ओवर अचीव करता है। तो ये बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा हमारा ऑर्डर बुक एकदम तगड़ा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ ये लोग अपना खुद का भी स्टोर ओपन कर रहा है इंडिया में। मैनेजमेंट ने कहा हम लोग 10 स्टोर ओपन करेंगे FY27 के एंड होने से पहले, और उसका नाम होगा क्रिसिल ब्लू करके। और ये लोग जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे वो सभी आपका लग्जरी प्रोडक्ट होगा, यानी हाई एंड प्रोडक्ट होगा। ये कोई भी आपका ब्रांड को डाइल्यूट करने के लिए कोई भी मास प्रोडक्ट ये लोग सेल नहीं करेंगे। ये मैनेजमेंट ने बहुत बार रिपीट किया है। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन। अगर आप इसके इंडिया वाला सेगमेंट देखेंगे, मैनेजमेंट ने कहा है इसका इंडिया वाला सेगमेंट बहुत तगड़ा कर रहा है। इस क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे 40% से इंडिया वाला सेगमेंट ग्रो किया है, और इंडिया वाला सेगमेंट का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 25% से। तो ओवरऑल अगर आप बिजनेस को देखेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। आप इस बिजनेस को अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप इसका प्राइस टू पी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 20 से 22 इस प्राइस में ये बिजनेस आपको मिल जाएगा। फॉरवर्ड पी में FY27 के फॉरवर्ड पी में ये बिजनेस आपको मिल जाएगा। यही है ओवरऑल डिस्कशन, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।